हेलो छात्रों, आरके साइंस कॉलेज कालवाड़ जयपुर। अभी हम आपको बीए सेकेंड ईयर का द्वितीय प्रश्न पत्र सॉल्व करवाने जा रहे हैं। द्वितीय प्रश्न पत्र में आपकी बुक का नाम है एकांकी सरोवर। एकांकी सरोवर में पहले नंबर की एकांकी उत्सर्ग। उत्सर्ग मतलब त्याग करने वाला, या ऐसे समझ लो उत्सर्ग मतलब बंधन मुक्त, किसी के बंधन में ना होना। इस एकांकी के लेखक हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा, जो एकांकी के जनक और सम्राट माने जाते हैं। इन्होंने अपने काल में बहुत सारी एकांकियां रचना की है, बहुत सारी एकांकियों की रचना की है, जो उन्हीं में से सबसे श्रेष्ठ एकांकी उत्सर्ग। इस एकांकी के माध्यम से डॉक्टर वर्मा ने यह समझाने की कोशिश की है, जो एकांकी है उसमें मृत्यु पर प्रेम की विजय दिखाई गई है। प्रस्तुत एकांकी वैज्ञानिक पृष्ठभूमि के पृष्ठभूमि के आधार पर आधारित है। छात्रों, इस एकांकी में डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने वैज्ञानिक आधार पर इस एकांकी की रचना की है, क्योंकि इस एकांकी में मुख्य पात्र डॉक्टर शेखर हैं। डॉक्टर शेखर, जो एक महान वैज्ञानिक हैं, मुख्य पात्र हैं एकांकी के। डॉक्टर शेखर, जो कि एकांकी के मुख्य पात्र रहे हैं, इन्होंने अपनी उत्सर्ग एकांकी में एक यंत्र की रचना की है। उस यंत्र का नाम है एपराइट्स। यह यंत्र जो है मृत्यु पर शोध करने के लिए इन्होंने बनाया है। मृत्यु के व्यक्ति का निधन हो जाने के बाद, मृत्यु हो जाने के बाद मृत्यु के उस पार क्या क्या होता है, ये जानने की कोशिश की है। इसमें मुख्य पात्र डॉक्टर शेखर और गौड़ पात्र छाया देवी
प्रेमिका, गौड़ पात्रों में छाया देवी नाम की स्त्री है जो डॉक्टर शेखर की प्रेमिका है। मंजुल, मित्र की पुत्री, विनय, सहायक, सुधीर, सेवक, मित्र की विधवा पत्नी। छात्रों, आपको बता दें, डॉक्टर राम कुमार वर्मा इन्होंने अपने समय में बहुत सारी एकांकियों की रचना की, लेकिन हम ये भी जानना चाहते हैं राम कुमार वर्मा का जन्म कहाँ और कब हुआ, इन्होंने अपने जीवन काल को शुरुआत कैसे की, वो भी जानना जरूरी है। डॉक्टर वर्मा, इनका जन्म 15 नवंबर 1905 को सागर जिले के एक परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम लक्ष्मी प्रसाद वर्मा था और माता का नाम श्री राजरानी देवी था। इन्होंने शिक्षा प्राप्त की, वो जबलपुर और नागपुर में हुई इनकी शिक्षा। उसके बाद ग्रेजुएशन होने के बाद में इन्होंने एमए की डिग्री प्राप्त की। एमए की डिग्री प्रयाग विश्वविद्यालय से की, इन्होंने प्रयाग विश्वविद्यालय से एमए की डिग्री प्राप्त की। उसके बाद नागपुर विश्वविद्यालय से ही इन्होंने पीएचडी की डिग्री भी ली या पीएचडी की उपाधि भी प्राप्त की। डॉक्टर रामकुमार वर्मा बचपन से ही इनको अभिनय करने का बहुत शौक था। इसी कारण ये रंगमंच से जुड़े रहे और 26 जनवरी 1963 को इन्हें भारत सरकार ने पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत किया। इन्होंने डॉक्टर वर्मा ने हिंदी के साहित्य में एकांकी, नाटक, कविता, आलोचना आदि विविध साहित्यिक विधाओं में अच्छा योगदान दिया है। इनकी एकांकी किस विषय से संबंधित रही हैं, जैसे कि सामाजिक विसंगतियां, शाश्वत जीवन मूल्यों और आस्थावादी भावनाओं पर आधारित रही हैं। इन्होंने उत्सर्ग एकांकी वैज्ञानिक आविष्कार की पृष्ठभूमि पर लिखी है। डॉक्टर वर्मा ने एकांकी में ये बताना चाहा है
संदर्भ में देखा गया है। विज्ञान को मानवीय रागात्मक संबंधों के संदर्भ में देखा गया है। इस एकांकी के प्रमुख पात्र डॉक्टर शेखर रहे हैं। डॉक्टर शेखर ने इस एकांकी के माध्यम से एवराट्स नाम के यंत्र की खोज की। एवराट्स नाम के यंत्र की खोज करके इन्होंने अपनी तेज बुद्धि के कारण खोज करके ऐसा यंत्र तैयार कर लिया जिसके माध्यम से प्रेत आत्माओं को सशरीर आह्वान करके बुलाया जा सके। ऐसे यंत्र की रचना खोज डॉक्टर शेखर ने की। छात्रों, आपको बता दें, डॉक्टर वर्मा ने पृष्ठभूमि पर एक ऐसे कथानक की सृष्टि की है जिसमें वैज्ञानिक आविष्कार पर प्रेम की जीत दिखाई गई है। वैज्ञानिक आविष्कार पर प्रेम की जीत दिखाई गई है। डॉक्टर शेखर निरंतर अनुसंधान की खोज में बाहर रहते थे और इन्होंने एवराट्स नाम का जो यंत्र बनाया था, जिस एवराट्स नाम के यंत्र से मरी हुई आत्मा को, यानी व्यक्ति मर जाता है, आत्मा अजर अमर होती है, शरीर और आत्मा ये दो चीज होती हैं। तो शरीर जो हमारा होता है, शरीर होता है स्थूल शरीर और आत्मा होती है सूक्ष्म शरीर। डॉक्टर शेखर ने इन दोनों को ही एवराट्स जो यंत्र है उसके माध्यम से, जैसा कि आत्मा तो दिखाई नहीं देती, वो एक हवा या धुएं की तरह होती है। आत्मा किसी को दिखाई नहीं देती, शरीर दिखाई देता है। लेकिन जो एवराट्स नाम का यंत्र बनाया था डॉक्टर शेखर ने, उसमें जो है ना, उस यंत्र का ये काम था कि उस आत्मा को एवराट्स यंत्र में समावेश करके व्यक्ति को उस वेशभूषा में देखा जा सकता था, मरे हुए व्यक्ति को, कि ऐसा लगे जैसे हमारे रोज के मिलने आने जाने वालों में से एक है। उसके माध्यम से सशरीर आत्मा से बात की जा सकती थी। अब हम बात करते हैं छाया, जो कि शेखर की प्रेमिका थी। डॉक्टर शेखर छाया से बहुत प्रेम करते थे और छाया भी डॉक्टर शेखर से बहुत प्रेम करती थी। लेकिन एक समय ऐसा आया जिस समय डॉक्टर शेखर के मित्र, जिससे वो बहुत प्यार करता था, सभी से ज्यादा प्यार करता था, उस मित्र का निधन हो गया। मित्र के निधन का समाचार सुनते ही डॉक्टर शेखर एक गहरे शोक में डूब गए। उन्होंने देखा कि मित्र की पत्नी और बच्ची मंजुल, ये मंजुल जो है ना, गौड़पात्र मंजुल, ये मित्र की पुत्री है और एक विधवा पत्नी। डॉक्टर शेखर ने अपने मित्र के प्रेम के कारण, या यूं कहें अपनी मित्रता के कारण, स्वयं के जीवन में अपने लिए कुछ भी नहीं सोचा, कुछ भी नहीं किया। उन्होंने मित्र की विधवा पत्नी और मंजुल, जो बेटी थी मित्र की, उसके जीवन को सही चलाने के लिए, पालन पोषण करने के लिए उन्होंने अपने जीवन का त्याग कर दिया और हमेशा उस पुत्री को अपनी बेटी जैसा समझा और जो मित्र की विधवा पत्नी थी उसको मां जैसा आदर और सम्मान दिया। डॉक्टर शेखर छाया को अनदेखा करने लगे थे क्योंकि उनके पास इतना समय भी नहीं था
कि वो छाया से प्रेम करने के बाद शादी करें, विवाह करें और अपना जीवन चलाएं। तो उन्होंने देखा छाया नाम की जो स्त्री थी वो 35 वर्षीय गौड़ वर्ण की यानी गोरी चिट्टी थी। वो सफेद कलर की साड़ी पहनती थी और बहुत ज्यादा प्रेमी थी। देखा जाए तो डॉक्टर शेखर ने अपनी प्रेमिका छाया से कई एक वादे कर रखे थे, कई एक वचन दे दिए थे। उसको विवाह बंधन में बांधने का भी एक वचन दिया था, लेकिन इन परिस्थितियों के कारण डॉक्टर शेखर छाया से विवाह नहीं कर सके। छाया एक प्रेम की अग्नि में जब उसको पूर्ण प्रेम नहीं मिल पाया तो वो जलती रही। ज्यादा समय हो गया, शेखर ने कोई जवाब नहीं दिया, शेखर ने उसकी तरफ ध्यान देना बंद कर दिया। तो छाया को लगा कि अब मेरा जीवन निरर्थक है, मुझे अब इस जीवन को त्याग देना ही चाहिए। वो शेखर के बगैर जीना नहीं चाहती थी। उसने देखा, सोचते सोचते उसको लगा कि जीवन बेकार जा रहा है। छाया ने एक दिन आत्महत्या कर ली। आत्महत्या करने के बाद में डॉक्टर शेखर और ज्यादा अंदर से घायल और व्याकुल हो गया। उसको ये चीज अच्छी नहीं लगी कि छाया मृत्यु को प्राप्त हो या आत्महत्या करे। कहीं ना कहीं छाया के लिए उसके हृदय में जगह थी, लेकिन वो उस जिम्मेदारी को निभा नहीं पा रहा था, क्योंकि परिस्थितियां ही कुछ ऐसी हो गई थी। वो मित्र के लिए सब कुछ त्यागने को तैयार था, इसलिए उसने छाया के बारे में कभी सोचा ही नहीं कि आखिर इसका क्या होगा। अब देखते हैं छाया जो थी मरने के बाद में प्रेत आत्मा बन जाती है, क्योंकि उसका जीवन अधूरा था, जीवन पूर्ण नहीं हुआ था। डॉक्टर शेखर छाया को याद करते रहते और इधर डॉक्टर शेखर को ये विश्वास था कि जो हमने यंत्र बनाया है उस यंत्र के द्वारा हम प्रेत आत्माओं को सशरीर बुलाकर बात करते रहेंगे और मृत्यु के उस पार देखने की कोशिश करते रहेंगे। कहने का भाव ये है कि छाया को ना तो जीते जी चैन मिला, ना सुकून मिला, और ना ही मरने के बाद शेखर उसको चैन लेने देता था, क्योंकि वो चाहता था कि इस यंत्र के माध्यम से हम उसको समय समय पर बुलाते रहेंगे। लेकिन हुआ क्या, एक समय की बात है, डॉक्टर शेखर अनुसंधान खोज में यानी खोज के लिए बाहर गए हुए थे। उसी समय जो उन्होंने एफ्रास्ट नाम का यंत्र बनाया था, उसके माध्यम से उस यंत्र के अंदर एक लाल बल्ब, एक नीला बल्ब और एक हरा बल्ब लगा हुआ था। नीला और लाल बल्ब उसको अप डाउन करता था और हरे बल्ब को स्विच ऑन करते ही प्रेत आत्मा उसकी ओर खिंची चली जाती थी। इस तरह का वो एफ्रास्ट नाम का यंत्र था। अब आपको बता दें, ये तो हो गई छाया की बात। अब गौड़ पात्रों में आ जाते हैं विनय। विनय नाम का जो व्यक्ति है वो डॉक्टर शेखर का सहायक है। जब भी वो किसी अनुसंधान में बिजी होता है, किसी कार्य में बिजी होता है या व्यस्त होता है, उस समय विनय जो है उसकी सहायक सामग्री को जुटाने में, उसको व्यवस्थित करने में सहायता करता था और हर समय डॉक्टर के आगे पीछे
लगा रहता था। अब बात करते हैं सुधीर, गौड़ पात्रों में ये भी है सुधीर नाम का सेवक, जो कि उसके डॉक्टर शेखर के यहाँ रहता है। घर का कार्य, साफ सफाई, खाना पीना, ये सभी कार्य सुधीर करता था, जो डॉक्टर शेखर के यहाँ नौकर था। एक दिन क्या हुआ, मंजुल नाम की जो मित्र की पुत्री थी, पिता बाहर गए हुए थे। मंजुल ने सोचा कि मैं भी देख लूं, ये यंत्र जो पापा ने बनाया है ये किस तरह का है, इससे क्या होता उसे पता नहीं था। वो उसी समय नई नई आई हुई थी, तो उसके जिज्ञासा बस उसने उस यंत्र को देखा तो इसको जो है ना, मंजुल को संगीत का भी शौक था, ये सितार भी बजाती थी। तो उसने यंत्र को देखते ही उस यंत्र में लगे हुए हरे बल्ब को गलती से ऑन कर दिया। उस बच्ची को पता नहीं था कि इसको हरे बल्ब को ऑन करने से क्या होगा। तो बल्ब ऑन होते ही छाया नाम की जो प्रेत आत्मा थी वो आ जाती है। उस समय छाया की मृत्यु को 2 महीने हुए थे और उससे पहले, मृत्यु से 4 महीने पहले से छाया मंजुल से नहीं मिल पाई थी। इस प्रकार मंजुल से मिलने का समय 6 महीने बाद आया, तो अचानक छाया घर में प्रवेश करती है। मंजुल को ये पता नहीं था कि छाया खत्म हो गई है। मंजुल उनको आई कह करके भी बुलाती थी। जैसे ही छाया घर में प्रवेश करती है, मंजुल उसको उसी तरह से जैसे हमेशा बात करती थी, उसी तरह से उसको बुलाती है, आइए आंटी, कैसे आना हुआ, बैठिए, आप आए, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत दिनों बाद आए हो। इस तरह से चर्चा करने लगी। छाया बोली, मंजुल, मैं यहाँ से गुजर रही थी, आपके कमरे से सितार की आवाज सुनाई दी और ये जो हरा बल्ब जल रहा है ये शुक्र तारे की तरह मुझे अपनी ओर खींच लाया है, इसलिए मैं यहाँ पर आपसे मिलने आ गई। और डॉक्टर शेखर कहाँ आए, सोचा डॉक्टर से भी मिलती चलूं। मंजुल बोली, पापा तो कहीं बाहर गए हैं खोज के लिए, आप बैठिए। तो छाया बैठ जाती है। मंजुल से बात करते करते अचानक काफी देर हो गई। छाया बोली, ठीक है बेटा, मैं चलती हूँ। मंजुल बोली, नहीं आंटी, आप ये बताएं कितने दिनों तक आप कहाँ थे। छाया बोली, बेटा मैं ऋषिकेश में रहती हूँ, यानी मरने के बाद में हरिद्वार जाते हैं ना अस्थियों को लेके, तो उसकी प्रेत आत्मा जो थी वो ऋषिकेश चली गई, तो कि इस समय में ऋषिकेश में रहती हूँ। छाया को पता, मंजुल को पता नहीं था कि छाया आंटी की मृत्यु हो चुकी है। उसने कहा, वाह आंटी, आप तो ऋषिकेश में रहते हो और मुझे वहां कब ले चलोगी, मैं भी घूमने चलूंगी। तो छाया ने कहा, तो मैं भी बहुत जल्दी ले जाऊंगी, 2-4 महीने बाद, 4 महीने के बाद में मैं तुम्हें भी लेने आऊंगी और वहीं ले चलूंगी जहां मैं रहती हूँ। मंजुल बोली, आंटी अभी पापा आते ही होंगे, आप उनसे मिलके जाना, पापा के आने का टाइम हो रहा है। छाया बोली, नहीं बेटा, मैं चलती हूँ। छाया चली जाती है और उसी समय शेखर का अचानक आना हो जाता है, क्योंकि शेखर जहां अपने स्टडी सर्किल में गया हुआ था वहां उसका दिमाग नहीं लग रहा था, उसका मन अंदर से बेचैन हो रहा था। वो सोच रहा था कहीं ना कहीं कुछ ऐसा गड़बड़ है जिसके कारण अब मुझे जाना ही पड़ेगा। उसे अच्छा नहीं लगा, अचानक वो घर के लिए निकल गया, वहां से घर पे आ गया। आते ही उसने देखा
कि ग्रीन बल्ब जल रहा है। दौड़ के उसने सबसे पहले उस बल्ब को बंद किया। फिर मंजुल से पूछा, मंजुल मेरे जाने के बाद यहाँ कोई आया था क्या? मंजुल बोली, नहीं पापा, कोई नहीं आया था। छाया आंटी आई थी जो थोड़ी देर बैठी और बातचीत करके चली गई। तो वो चौंक गया, छाया का नाम सुनते ही चौंक गया। सोचने लगा कि छाया की मृत्यु तो 2 महीने पहले हो चुकी है, वो भला कैसे आ सकती है? फिर उसको समझ में आया कि ग्रीन बल्ब जल रहा था, इसलिए वो आ गई होगी। उसने कहा, छाया आंटी क्या कह रही थी, क्या बात हुई तुम्हारे से? मंजुल बोली, पापा छाया आंटी ऋषिकेश में रहती हैं, बता रही थी कि हम ऋषिकेश में रहते हैं और 4 महीने बाद वो मुझे भी लेने आएंगी। डॉक्टर शेखर चौंक गया, उदास हो गया, सोफे पर गिर गया। बोला, क्या कहा? छाया तुम्हें 4 महीने बाद लेने आ रही है? हाँ पापा। तो तब डॉक्टर शेखर ने बताया, अरे बेटा, छाया आंटी तो 2 महीने पहले मर चुकी हैं। मंजू सुनते ही चिंतित हो गई, घबराई, बोली, पापा इसका मतलब अब मैं भी 4 महीने बाद मर जाऊंगी? शेखर बोलता है, नहीं बेटा, तुम कैसे मर सकती हो, तुम क्यों मरोगी? नहीं पापा, छाया आंटी बोल रही थी 4 महीने बाद हम तुम्हें लेने आएंगे। शेखर बोला, नहीं बेटा, ऐसा नहीं हो सकता है। मंजुल बात करते करते बेहोश हो जाती है। बेहोश होते ही शेखर का दिमाग खराब हो जाता है। शेखर सोचता है, अब क्या करूं? मेरी बच्ची के लिए, जिसके लिए मैंने पूरा जीवन समर्पित कर दिया, उसके लिए यदि कोई बात होती है तो मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। उसने तुरंत विनय को बुलाया। विनय, विनय, हड़बड़ाते हुए आवाज दी। विनय दौड़ता हुआ आया। हाँ सरकार। बोलता है, विनय जल्दी से मेरे शोध की तैयारी करो, मैं कुछ शोध करना चाहता हूँ। हाँ सर, बताएं क्या करूँ? आप है ना एक फूलों का गुलदस्ता लेके आओ, जो खिड़की के पास रख दो। सुगंधित अगरबत्तियां लेके आओ, जो लगा दो। विनय समझ गया कि डॉक्टर शेखर किसी प्रेत आत्मा को बुलाने वाले हैं, तो उसने फटाफट सारी सामग्री को एकत्र करके उसकी व्यवस्था कर दी, रूम को व्यवस्थित कर दिया। रूम को व्यवस्थित करते ही डॉक्टर शेखर ने अपना ग्रीन कलर का जो कोट था वो पहन लिया और जाके एक पुस्तक उठा ली, उस पुस्तक को पढ़ने लगा। पुस्तक को पढ़ रहा था और क्या बोलता जा रहा था। पुस्तक को पढ़ते पढ़ते डॉक्टर शेखर बोलने लगा। डॉक्टर शेखर बोलने लगा, छाया, मैं शेखर जन्म और मृत्यु के बीच का रहस्य जानता हूं। मैं अभी छाया आपको बुलाऊंगा और आप आओगे। तो छाया तो वहां थी नहीं। उसने बुक को सामने रख लिया और बुक को सामने रखते ही डॉक्टर शेखर उसका कुछ जैसे मंत्र पढ़ते हैं ना, उस तरह से वो कुछ पढ़ने लगा। अब वो क्या पढ़ रहा था वो आपको हम अभी विस्तार से बताते हैं। जैसे ही डॉक्टर शेखर ने पुस्तक को खोला तो पुस्तक जो है ना, खोलते ही वह धीरे धीरे शुरू हो गया, बोलने लगा, धीरे धीरे प्रार्थना करने लग गया। क्या करता है, प्रिय प्रकाश के अनंत समूह, मैं प्रार्थना करता हूँ मुझे शक्ति दो कि मैं तुम्हारा स्वागत कर सकूं। अंधकार के गहन रहस्य को चीरकर
मेरे यंत्र में साकार हो जाओ, मेरे यंत्र में साकार हो जाओ, जिससे मैं अनुभव कर सकूं कि तुम्हारा आना मेरे लिए मंगलमय है। आओ, जिससे मैं भी प्रकाशमय हो जाऊं। मैं भी स्थूल शरीर में सूक्ष्म शरीर हूं और इस प्रकार तुमसे वार्तालाप कर सकता हूं। मैंने तुम्हारी ज्योति और शक्ति धारण कर ली है। मुझ पर श्वेत प्रकाश की वर्षा हो रही है। जीवित अग्नि के चक्र मेरे चारों ओर घूम रहे हैं, जिससे सूक्ष्म शरीर को आकर्षित कर सकते हैं, पर वो मुझ में प्रवेश नहीं कर सकते। मेरा यह हाथ, शेखर बोल रहा था लगातार, मेरा यह हाथ ऊपरी ध्रुव की तरह सत्य से उज्जवल है, जिससे मैं तुम्हें बुला रहा हूं, जिससे मैं तुम्हें बुला रहा हूं। मैं निद्रा जैसी शांति समाधि में हूं। मुझे आत्मविश्वास है कि मैं पवित्र और शोक रहित हूं। स्वर्ग की प्रकाशमयी देवी छाया, तुम आ रही हो, तुम आ रही हो, तुम आ रही हो। उसने प्रेत आत्मा का आह्वान किया। इस तरह थोड़ी देर वातावरण में शांति रहती है। थोड़ी देर पश्चात गेट पर खटखट की आवाज दरवाजे पर आने लगी। खटखट की आवाज आते ही छाया देवी पहले की श्वेत वेशभूषा में प्रवेश करती हैं। उनकी मुख मुद्रा पहले से और ज्यादा गंभीर थी। डॉक्टर शेखर धीरे से पैडा स्थल से पैर उतारकर छाया देवी को नमस्कार करता है। डॉक्टर कहता है, नमस्कार छाया, मैं तुम्हारा स्वागत करता हूं। फिर बोलता है, यहां सत्य के अतिरिक्त और कुछ नहीं है और ना ही मैं आने दूंगा। तुम सत्य ही कहोगी। तो छाया ने उत्तर हाँ में दिया, हाँ ठीक है, मैं सत्य ही कहूंगी। तुम्हें उष्णता की लहर आती महसूस हो रही होगी। शेखर बोला, तुम्हें उष्णता की लहर आती हुई महसूस हो रही होगी। क्या तुम छाया देवी हो? छाया बोलती है, हाँ मैं छाया देवी हूं। शेखर बोलता है, मैं स्वर्ग की देवी को प्रणाम करता हूं, मैं तुम्हारा स्वागत करता हूं। छाया बोलती है, यह असत्य है, मैं अंतरिक्ष में हूं, स्वर्ग में नहीं। शेखर, क्षमा करो देवी, मेरे यंत्र से तुम्हें कोई कष्ट तो नहीं हुआ? छाया, नहीं, किंतु मैं बार बार आने से प्रसन्न नहीं हूं। शेखर, मैं कुछ देर बात कर सकता हूं, अधिक से अधिक आधे मुहूर्त तक। छाया बोली, अधिक से अधिक आधे मुहूर्त तक। आधे मुहूर्त का मतलब 45 मिनट तक। तो
कुर्सी पर बैठने का कष्ट करो। शेखर ने इशारा किया छाया को, कुर्सी पर बैठने का कष्ट करो। शेखर अपनी बात को शुरू करता है, बोलता है छाया तुमने मंजुल से बात की थी? छाया बोलती हाँ। तुमने मंजुल से बात क्यों की? तुमने उससे ये क्यों कहा कि 4 महीने बाद तुम उसे ऋषिकेश ले जाओगी? छाया देवी बोलती है तुम्हें दंड देने के लिए, तुम्हें अपने कर्मों का पूरा पुरस्कार मिलना चाहिए शेखर। तुमने मेरे प्रेम को ठुकराया, मुझे वचन देकर भी मुझसे विवाह नहीं किया, मैं कुछ नहीं कर सकी। तुमने मुझे सपने की तरह हंसकर टाल दिया और मैं नींद के अंधेरे में तड़पती रही। तुम डॉक्टर संसार के उपकारी होने पर भी, तुम डॉक्टर संसार के उपकारी होने पर भी मुझे एक का उपकार नहीं कर सके। शेखर मैं असमर्थ था छाया, मुझे माफ कर दो। छाया बोलती है तुम चुप रहो डॉक्टर, तुमने फूलों की माला पहनाकर मुझसे कहा था कि मैं तुम्हारी छाया की भी पूजा करूंगा और तुमसे हमेशा प्रेम करता रहूंगा। शेखर बोलता है छाया मैं क्या करता? जिस समय मैंने तुम्हें फूलों की माला पहनाई थी और तुम्हें वचन दिया था, उसी समय हमारे मित्र के निधन का समाचार आ गया था और मैं जल्दी से वहां चला गया। मैं तुम्हें आगे कुछ कह नहीं पाया। छाया बोली डॉक्टर शेखर मैं नहीं चाहती हूं कि तुम प्रेत आत्माओं के संसार में तूफान मचाओ। मैं नहीं चाहती हूं कि तुम प्रेत आत्माओं के संसार में तूफान मचाओ। मृत्यु के रहस्य को खोलो। मैं ये चाहती हूं कि शेखर, मैं ये चाहती हूं कि तुम अपनी सारी साधनाएं भूलकर अपनी हद में रहो, क्योंकि जीते जी तुमने मुझे कुछ लाभ दिया नहीं और मरने के बाद मैं नहीं चाहती कि तुम हमारे संसार में किसी भी प्रकार की दखलंदाजी दो। शेखर बोलता है इसके लिए मुझे क्या करना होगा छाया? छाया बोलती है शेखर तुम्हारे पास एक तो ये यंत्र है, एपराक्स नाम का यंत्र है, और दूसरी है मंजुल मित्र की पुत्री, जिसको तुमने अपनी पुत्री की तरह पालन पोषण करके लाड प्यार से रखा है। मैं चाहती हूं तुम इन दोनों में से किसी एक को चुन लो, किसी एक को ही तुम रख सकते हो, दोनों को नहीं। शेखर सुन के चौंक गया, बोला छाया ये तुम क्या कह रही हो? मैं इन दोनों में से एक को रख लूं? क्यों, समझे नहीं क्या? अभी भी समझाना है, फिर मंजुल को लेने आऊं क्या? तो डॉक्टर फिर चौंक जाता, बोलता नहीं नहीं ये तुम क्या कह रही हो छाया, तुम ऐसा नहीं कर सकती। मंजुल मुझे सबसे प्रिय है, मंजुल के लिए मैं मेरी जान भी दे सकता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मंजुल के लिए तुम ऐसा बिल्कुल नहीं करोगे। छाया बोलती है डॉक्टर शेखर मेरे पास समय बहुत कम है, तुम सोच लो तुम्हें यंत्र चाहिए या मंजुल। डॉक्टर शेखर बोलता है कि मैं यंत्र को नहीं तोड़ सकता। छाया बोलती है वो तो तुम्हें तोड़ना पड़ेगा। छाया कैसी बातें करती हो, मैं उसे कैसे तोड़ सकता हूँ? मेरे पूरे जीवन की साधना है वो, मैं उसे कैसे तोड़ सकता हूँ? मैं अपने सारे जीवन की साधना को कैसे खत्म कर सकता हूँ? छाया
मंजुल को लेने आ जाऊंगी। शेखर घबरा जाता है, घबराहट में बेचैन होकर के जमीन पर गिरकर प्रार्थना करने लग जाता है, छाया तुम ऐसा हरगिज नहीं करोगी, तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुम मुझसे प्यार करती थी, तुम ऐसा नहीं करोगी। छाया बोलती है मैं कुछ भी कर सकती हूँ, इसलिए डिसाइड तुम्हें करना है कि तुम्हें यंत्र चाहिए या मंजुल। डॉक्टर शेखर बोलता है तो फिर मैं क्या करूँ, ये यंत्र को तोड़ दूँ? छाया बोलती है हाँ यंत्र को तोड़ दो, कि ठीक है तुम चली जाओ मैं बाद में तोड़ दूंगा। नहीं मेरे सामने तोड़ो। शेखर उठा क्योंकि वो मंजुल को किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता था। उठा और उसने यंत्र को उठाया, कांपते हुए हाथों से उसको धड़ाम से जमीन पर दे मारा। उस यंत्र के 2 टुकड़े हो जाते हैं। जैसे ही उस यंत्र का ग्रीन बल्ब जलना बंद हो जाता है, छाया वहां से चली जाती है। यंत्र को टूटते ही छाया वहां से गायब हो जाती है। उसी समय मंजुल की मूर्छा जाग जाती है, बेहोशी से बाहर आ जाती है। मंजुल एकदम से देखती है पापा ये क्या हो रहा है, ये यंत्र किसने तोड़ा, यहाँ क्या हुआ था? कई क्वेश्चन करने लगी। शेखर अथाह दुख के सागर में डूब गया, बहुत ज्यादा प्रायश्चित करने लगा। अब मैं क्या करूं, मैंने पूरे जीवन की खोज की हुई साधना को नष्ट कर दिया। मंजुल ये यंत्र मैंने तोड़ा है। मंजुल बोलती क्यों पापा, ये तुमने बहुत, इसको कोई छूटा था तो भी तुम्हें अच्छा नहीं लगता था, तुमने इसको तोड़ कैसे दिया? कि बस ऐसे ही तोड़ दिया, क्योंकि अब मैं कभी भी कोई खोज नहीं करूंगा, कोई भी रिसर्च नहीं करूंगा। हम और तुम, मेरी पुत्री छाया उसको अपने सीने से लगा लेता है। हे पुत्री छाया, हम और तुम दोनों साथ साथ रहेंगे, खुश रहेंगे, और अब मैं कभी भी अपने जीवन में कोई भी किसी प्रकार की खोज नहीं करूंगा। मैं एक अच्छे पिता की तरह तुम्हारा पालन पोषण करके खुश हूँ और मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगा। ऐसा कहके शेखर ने अपने आप को सांत्वना दी। एकांकी यही समाप्त हो जाती है।